तो इस वीडियो में हमने 25 टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, 25 टॉपिक्स है, सब पे एक एक क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें मैं आपको बताऊंगा, तो आपको देखते चलना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया गया था। तो क्या वो आपको गोलकनाथ के केस में किया गया था, सेकंड है मिनर्वा मिल्स, थर्ड है केशवानंद भारती केस और फोर्थ है आपका शंकरी प्रसाद केस। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस आपका 1973 में आया था। इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के बारे में बात करी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की कुछ मूल संरचना होती है जिसके साथ आपकी संसद चाह कर भी छेड़खानी नहीं कर सकती है। कुछ मूलभूत ढांचे के बारे में बताया था 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि आपके संविधान के बारे में था। ठीक है, गोलकनाथ केस है आपका, ये आपका 1967 में आया था। गोलकनाथ केस में आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद चाह कर भी आपके जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ऐसा आपके गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आपका 1980 में आया था। इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केशवानंद भारती केस में जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन कही थी, मूल संरचना की बात कही गई थी, उसको 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने और बल दिया था और मजबूती प्रदान करी थी इसको। तो ये आपको याद रखना है। डी ऑप्शन आपका शंकरी प्रसाद है। इसमें शंकरी प्रसाद आपका केस 1951 में आया था। इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास शक्ति होती है कि वह मौलिक अधिकारों को या फिर फंडामेंटल राइट्स को किसी भी प्रकार से संशोधित कर सकते हैं। ऐसा आपके शंकरी प्रसाद केस में कहा था। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है केशवानंद भारती केस 1973। ये आपको याद रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर। कहा गया है, विच आर्टिकल डील्स विद द टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता की समाप्ति किस अनुच्छेद में संबंधित है, ये पूछा गया है। क्या वो आर्टिकल नंबर 9 है, 10 है, 11 है या फिर आर्टिकल नंबर आपका 8 है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप, नागरिकता आपके पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। मतलब कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता के का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका आर्टिकल नंबर 9। आपका आर्टिकल नंबर 9 कहता है, वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप इक्वल्स टू लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। मतलब कि अगर आप स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आप भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 9 में गिवन है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। मतलब कि भारत की नागरिकता को अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो उसका प्रावधान आपको आर्टिकल नंबर 10 में गिवन है। आर्टिकल नंबर 11 आपको क्या कहता है? ये पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि वो सिटीजनशिप के ऊपर कानून बना सकता है। मतलब कि नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपकी संसद को दिया गया है। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 11 में गिवन है। कुछ और जो डी ऑप्शन है वो आर्टिकल नंबर 8 की बात करता है। आर्टिकल नंबर 8 आपका क्या कहता है? सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रॉड। जो भी आपके भारत के नागरिक विदेश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान आपके आर्टिकल नंबर 8 में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर था आर्टिकल नंबर 9। सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर। मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भाग 3 में गिवन है। ये आपको याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन इस पे दिया गया है, विच फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरनर्स। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है? क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के समक्ष समानता, और थर्ड है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और फोर्थ है कल्चरल राइट्स, मतलब कि आपके सांस्कृतिक अधिकार। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ।
मतलब कि कानून के समक्ष समानता आपके जो दोनों आपके नागरिकों और विदेशियों दोनों को गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कौन से आपके आर्टिकल्स हैं जो केवल नागरिकों को गिवन है, जो सिर्फ सिटीजन्स को गिवन है, वो आपको याद रखने हैं। वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही गिवन है। 15, 16, 19, 29 और 30, ये पांचों आपको याद रखने हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, आपको आर्टिकल नंबर 19 में गिवन है। ठीक है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये आपके आर्टिकल नंबर 22 में गिवन है। और आपका कल्चरल राइट आपके आर्टिकल नंबर 29 में गिवन है। किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 29 में गिवन है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, मतलब कि संसदीय विशेषाधिकार के बारे में ये टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। पार्लियामेंट जो है आपका पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, भाग 5 में आपका संसद गिवन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल, संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या वो आर्टिकल नंबर 101 में गिवन है, 105 में गिवन है, 110 में गिवन है, या 118 में गिवन है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो संविधान का अनुच्छेद 105 है, आर्टिकल नंबर 105, वो आपके संसद के जो सांसद होते हैं उनके विशेषाधिकारों के बारे में बात करता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 101 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 101 कहता है वेकेशन ऑफ सीट्स, कि संसद में अगर कोई सीट की रिक्ति हो गई है उसके बारे में प्रावधान आपके आर्टिकल नंबर 101 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 110 आपका मनी बिल, मतलब कि जो वित्त विधेयक होता है, ये आपका आर्टिकल नंबर 110 में गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 118 क्या कहता है? तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर, मतलब कि आपकी संसद चलने की जो प्रक्रिया होती है उसके जो कायदे कानून होते हैं, ये आपके आर्टिकल नंबर 118 में गिवन है। ठीक है। तो ये था पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 या फिर 5वां टॉपिक, ये आपको डीपीएसपी के बारे में बात करता है, मतलब कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करता है। डीपीएसपी आपके पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, भाग 4 में गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? क्या वो ऑप्शन नंबर ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, और अगला है फ्री लीगल एड, निःशुल्क कानूनी सलाह, सी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट की रक्षा, और डी है वर्कर्स पार्टिसिपेशन, मतलब कि कामगारों की अपने काम के प्रति हिस्सेदारी। तो सही आंसर क्या है? हमारा इसमें सही आंसर है फ्री लीगल एड। जो आपका फ्री लीगल एड है, फ्री कानूनी सलाह जो होती है, ये आपके 44वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई थी। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका 1978 में आया था, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपके ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लिखा था। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट्स एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, ये दोनों आपके 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद ये दोनों संविधान में जोड़े गए थे, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये था डीपीएसपी के रिलेटेड क्वेश्चन। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति आपके भाग 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के भाग 5 में आपके राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यहाँ पूछा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस माध्यम से होता है?
क्या उनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन होता है, या फिर सिर्फ सांसदों द्वारा उनको चुना जाता है, या फिर एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुने जाते हैं, या फिर वो राज्य की विधायिका के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि आपके जो राष्ट्रपति होता है उनका चुनाव आपके एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में आपके एमपी भी होते हैं और आपके एमएलए भी होते हैं। निर्वाचित आपके एमपी भी होते हैं और आपके निर्वाचित जो एमएलए होते हैं, ये दोनों मिला के आपका इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जो आपके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको याद रखना है कि आपके जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, मतलब कि उनका चुनाव आपका इनडायरेक्ट तरीके से होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। और एमपी अकेले और स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं अकेले चाहें तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकते हैं। दोनों लोग को मिल के आना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। जो आपके उपराष्ट्रपति हैं, ये भी भाग 5 में गिवन है, संविधान के पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? क्या वो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के, नीति आयोग के, या फिर आपके चुनाव आयोग के? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वे आपके राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, वे आपके राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। आपके लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कहलाते हैं आपके स्पीकर। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री, पीएम। इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं, ये एक संवैधानिक संस्था है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कहलाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि इस समय है श्री ज्ञानेश चंद्र जी हैं, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है इस समय। वो आपके इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा उपराष्ट्रपति रिलेटेड टॉपिक। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया है सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को किस आधार से हटाया जा सकता है? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सेकंड है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, और थर्ड है गवर्नमेंट रिटायरमेंट, या डी है आपका प्रेसिडेंट रूल। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पहला ऑप्शन है आपका वो है दुर्व्यवहार या फिर असक्षमता, सेकंड है संसद का विश्वास खोना, और थर्ड है सरकार की सेवानिवृत्ति, और फोर्थ है आपका प्रेसिडेंट विश, मतलब कि राष्ट्रपति की जो विश होती है उस पे। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो सिर्फ एक प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, एक ग्राउंड पर हटाए जा सकते हैं, वो होता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब कि दुर्व्यवहार और असक्षमता। सिर्फ यही एक ग्राउंड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसके बेसिस पे आपका सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका फिनांस कमीशन के बारे में बात करता है, मतलब कि वित्त आयोग के बारे में बात करता है। वित्त आयोग आपकी एक संवैधानिक निकाय है जो कि आपके आर्टिकल नंबर 280 में गिवन है। किस में दिया है? 280 आर्टिकल में आपके फिनांस कमीशन के बारे में दे रखा है। फिनांस कमीशन का गठन आपके राष्ट्रपति द्वारा करा जाता है हर 5 साल में। इस समय आपका कौन से नंबर का ये फिनांस कमीशन चल रहा है? 15वां चल रहा है कि 16वां चल रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मैं ये बता दूं कि इस समय के जो आपके फिनांस कमीशन है उसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया जी। आपके फिनांस कमीशन में टोटल होते हैं 5 मेंबर। टोटल ये 5 मेंबर बॉडी है, ऐसा आपको याद रखना है। इसमें एक होते हैं चेयरमैन और उसके साथ 4 लोग और होते हैं। तो फिनांस कमीशन में टोटल 5 मेंबर होते हैं। ये राष्ट्रपति को अपनी जो रिपोर्ट होती है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं फिनांस कमीशन। किसको? राष्ट्रपति को, ये आपको याद रखना है। तो ये फिनांस कमीशन के ऊपर कुछ था। अब इसमें कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें अगला ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल नंबर 268। आर्टिकल नंबर 268 क्या कहता है
ड्यूटीज़ लेविड बाय द यूनियन, मतलब केंद्र द्वारा जो भी उसकी ड्यूटी होती है उसको निभाने की जो शर्त या फिर प्रक्रिया है, ये आपका आर्टिकल नंबर 268 में गिवन है। आर्टिकल नंबर 300 क्या कहता है? शूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब कि राज्य द्वारा कोई भी आपका जो मुकदमा होता है या फिर राज्य के ऊपर कोई भी मुकदमा होता है, इसके बारे में आपके आर्टिकल नंबर 300 में गिवन है। 312 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 312 कहता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज भारत में सिर्फ 3 हैं, IAS, IPS और थर्ड है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विसेज। ये तीनों आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिसका जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 312 में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? वो था आपका आर्टिकल नंबर 280। तो ये था 9वां टॉपिक। अब आइए आगे चलते हैं। 10th हमारा है फेडरल फीचर, संघीय ढांचे के बारे में पूछा है। लिखा है विच फीचर मेक्स इंडिया अ क्वासी फेडरल स्टेट, भारत को अर्ध संघीय बनाने वाला तत्व कौन सा है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित आपका जो संविधान है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब कि आपका जो न्यायालय है उसकी स्वतंत्रता, चौथा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता आपका क्वासी फेडरल फीचर है, मतलब कि अर्ध संघीय ढांचा है आपका एकल नागरिकता, ये आपको याद रखना है। बाकी ये तीनों चीज़ें हैं आपकी फेडरल फीचर, संघीय ढांचे की भाग आती हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंगल सिटीजनशिप, ऐसा आपको याद रखना है। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। ये आपके आर्टिकल नंबर 352 में गिवन है। नेशनल इमरजेंसी आपके आर्टिकल नंबर 352 में गिवन है। पूछा गया है विच फंडामेंटल राइट इज़ ऑटोमेटिकली सस्पेंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? क्या वो आर्टिकल नंबर 14 होता है, 19 होता है, 21 होता है या 32? तो इसमें आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 19 यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने का जो आज़ादी होती है, वो ऑटोमेटिकली जब आपका नेशनल इमरजेंसी लगता है तो यह सस्पेंड हो जाती है, यह स्वतः निलंबित हो जाती है। बाकी आर्टिकल नंबर 14, 21 और 32 स्वतः निलंबित नहीं होती है, ये याद रखना है। 14 है लॉ इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नल एंड वॉइड, मतलब कि जो भी आपके ये संसद द्वारा जो कानून पारित करे जाते हैं, अगर वह आपके बेसिक स्ट्रक्चर या फिर संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं तो वो कानून आपके शून्य हो जाते हैं, ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 14 में गिवन है। आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, आपके आर्टिकल 21 में गिवन है। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था, वो था आर्टिकल नंबर 19, ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है हमारा गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में। बोला गया है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाई, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल आपका भाग 6 पे पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। इसकी नियुक्ति आपके चीफ मिनिस्टर करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर करते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि आपकी जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो आपके राष्ट्रपति द्वारा करा जाता है। आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, वो आपके राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति उसके बाद फला फला आदमी को गवर्नर बनाती है, ये आपको याद रखना है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट और गवर्नर का रिमूवल दोनों आपका राष्ट्रपति द्वारा करा जाता है। एक चीज़ इसमें और आपको जाननी है कि जिस राज्य का व्यक्ति है, मान के चलिए उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है, तो वह उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं होगा, वह उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है सिवाय उत्तर प्रदेश के। ऐसा आपकी आम प्रणाली में है, संसद में सब कुछ कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आम एक प्रोसीजर बना है जिसको फॉलो करा जाता है हमारे भारत में, तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा मनी बिल के बारे में, धन विधेयक के बारे में। बोला गया है अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन, धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या वह राज्यसभा में किया जा सकता है, लोकसभा में, जॉइंट सिटिंग में, या फिर किसी भी सदन में? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो धन विधेयक आपका होता है वह केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा में वह लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा की जिम्मेदारी होती है कि उसको जल्दी से जल्दी पास करके लोकसभा में वापस भेजा जाए। लोग राज्यसभा उसमें कुछ आपका जो संशोधन की सलाह दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वो सलाह को माने कि ना माने। राज्यसभा को मनी बिल 14 दिन के अंदर भेजना पड़ता है पास करके लोकसभा में। अगर वह 14 दिन के अंदर वह पेश नहीं कर पाता है, पास नहीं कर पाता है, तो वह ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। ठीक है, तो वह ऑटोमेटिकली पास आपका मान लिया जाता है और लोकसभा से वह पारित हो पहले ही हो जाता है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग का प्रावधान आपके इसमें मनी बिल में नहीं गिवन है। धन विधेयक में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था मनी बिल के बारे में। ये आपके अनुच्छेद नंबर 110 आर्टिकल नंबर 110 में गिवन है। अब आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जुडिशियल रिव्यू के बारे में, मतलब कि न्यायिक पुनर्वलोकन के बारे में। ये कहता है जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश से लिया गया है? यूके, यूएस, कनाडा या फिर आयरलैंड? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू कौन सी पावर होती है? तो यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि अपने द्वारा दिए गए निर्णय, जो उनके द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं उन पर वह पुनर्विचार कर सके। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। जुडिशियल रिव्यू में आपकी एक पावर और आती है कि कल को संसद या फिर विधायिका द्वारा कोई कानून पारित किया गया है और वह संविधान के समरूप है कि नहीं है मतलब कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के इनलाइन है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का फैसला वो तरीका अपनाती है, न्यायिक पुनर्वलोकन का रास्ता अपनाती है। तो यह भी आपको जुडिशियल रिव्यू ही कहलाता है। बाकी हमने यूके से क्या लिया है? यूके से हमने संसदीय प्रणाली ली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से लिया है। कनाडा से क्या लिया है? फेडरल फीचर लिया है, मतलब कि संघीय ढांचा आपका कनाडा से लिया गया है। फोर्थ है आयरलैंड, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं। डीपीएसपी जो पार्ट 4 में मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, वो हमने आयरलैंड से लिए हैं, ये आपको याद रखना है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ से लिया है? वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा एंटी डिफेक्शन के बारे में, दल बदल कानून के बारे में। दल बदल कानून के बारे में आपका शेड्यूल नंबर 10 में गिवन है। 10वें शेड्यूल अनुसूची में आपका 10वें अनुसूची में आपका एंटी डिफेक्शन या फिर दल बदल कानून के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज टेकन बाय, दल बदल कानून में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? क्या वो आपका चुनाव आयोग करता है, राष्ट्रपति करते हैं, स्पीकर या फिर चेयरमैन करते हैं, या चौथा है सुप्रीम कोर्ट करता है? तो इसमें कौन करता है? तो एंटी डिफेक्शन पे आपका फैसला आपके चेयरमैन या फिर स्पीकर कर सकते हैं। याद रखना है आपको, लोकसभा में चेयरमैन और राज्यसभा में, लोकसभा में स्पीकर सॉरी, और राज्यसभा में आपके चेयरमैन ही कर सकते हैं। और जिस आदमी को निष्कासित किया जाता है दल बदल कानून में, वो चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर सकता है। ठीक है, अपीलेट बॉडी होती है सुप्रीम कोर्ट इसमें। बाकी फ़ैसला आपका स्पीकर और चेयरमैन के द्वारा लिया जाता है कि उस बंदे को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है। तो ये था दल बदल कानून, जो कि आपकी 10वीं अनुसूची में दे रखा है। अब आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अनुसूची के बारे में है, शेड्यूल के बारे में है। दिया गया है लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल, भाषाएं किस अनुसूची में दी गई हैं? 7th, 8th, 9th या 10th? तो इसमें जो आपकी भाषाएं हैं वो आपके 8th शेड्यूल में गिवन है, 8वीं अनुसूची में गिवन है, ये आपको याद रखना है।
7वीं अनुसूची में आपकी यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो होती है, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची जो होती है, वो आपके पार्ट 7 ये शेड्यूल 7 में गिवन है। शेड्यूल 9 में क्या गिवन है? शेड्यूल 9 में कहा गया है लॉज इम्यून फ्रॉम रिव्यू, मतलब आपकी 9वीं अनुसूची में जो भी संसद के द्वारा कानून डाल दिए जाते हैं, उस कानून का रिव्यू आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, ऐसा आपकी संसद कहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची को ज़्यादातर मानता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि न्यायिक पुनर्वलोकन आपके मूलभूत ढांचा है आपके संविधान का। ठीक है, तो इसमें किसी भी कानून द्वारा जो पारित किया जाता है, कानून संसद के द्वारा, उसका पुनर्वलोकन आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो ये 9वीं अनुसूची में था। और 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है एक क्वेश्चन पहले, वो आपके 10वीं अनुसूची में दे रखा है। तो ये था अनुसूची के बारे में क्वेश्चन, जिसका सही आंसर है आपका 8 शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दे रखा है क्वेश्चन। लिखा गया है विच यूटी हैज लेजिस्लेटिव असेंबली, किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या फिर अंडमान। तो इसमें आपको याद रखना है कि पुदुचेरी और साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसी आपकी ये केंद्र शासित प्रदेश की हैं जहाँ पर उनके पास खुद की एक विधायिका है, मतलब खुद की विधानसभा है, ये याद रखना है। चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के पास कोई विधानसभा नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 17। अब आइए आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बताता है, मतलब कि संशोधन प्रक्रिया के बारे में बात करता है। ये आपका आर्टिकल नंबर 368 में गिवन है। आर्टिकल नंबर 368 कहता है कि संविधान में जो भी संशोधन करा जाएगा वो आर्टिकल नंबर 368 की प्रक्रिया के हिसाब से करा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है विच अमेंडमेंट नीड्स स्टेट रेटिफिकेशन, किस संशोधन में राज्यों की पुष्टि आवश्यक है? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन या फिर प्रेसिडेंट असेंट। तो इसका सही आंसर है सी, स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ऐसा कोई मामला जिसमें कि 50% ऑफ स्टेट की मंजूरी चाहिए होती है, वो अमेंडमेंट आपका स्टेट रेटिफिकेशन में आता है। ठीक है, ऐसे कौन से होते हैं? मान के चलिए कल राष्ट्रपति के चुनाव में या फिर आपके जो सांसदों का जो चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसकी प्रक्रिया में कोई बदलाव करना है, तो उसकी प्रक्रिया के लिए आपको वो बिल संसद में तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना ही होगा, और साथ ही साथ 50% जो आपके राज्य होंगे, 50% आपके जो राज्य होंगे वो भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करेंगे। 50% राज्य अभी आपके सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करेंगे। जैसा कि आपका जीएसटी कानून आया था, ये आपका स्टेट रेटिफिकेशन के थ्रू ही आया था, राज्यों की पुष्टि के बाद ही आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपके ऑप्शन में गिवन था। सिंपल मेजॉरिटी आपके ऑर्डिनरी लॉज, कोई अगर आम कानून अगर पास करना है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी होती है 50% प्लस 1। मान के चलिए आपके 545 सदस्य में से अगर 100 लोग भी अगर प्रेजेंट हैं, तो उस 100 में से अगर 51 लोग कह देंगे कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, तो ऑर्डिनरी बिल अगर होगा तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी होती है आपकी 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। स्पेशल मेजॉरिटी आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको निकालने के लिए आपकी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और कोई भी बिल आपका कानून तब तक नहीं बन सकता है जब तक राष्ट्रपति उसकी मंजूरी न दे दे। प्रेसिडेंट असेंट का मतलब ये होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। अटॉर्नी जनरल आपके
आर्टिकल नंबर 76 में गिवन है। अनुच्छेद 76 में इनका जिक्र है। अटॉर्नी जनरल आपके भारत सरकार के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। मतलब भारत सरकार द्वारा कोई भी जो भी केस फाइल किया जाता है या फिर कोई चुनाव लड़ना होता है केस, तो वह आपके अटॉर्नी जनरल ही करते हैं। आपके जो महान्यायवादी हैं उनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बैठक की मंजूरी दी गई है। मतलब वो बैठ सकते हैं और संसद की जो चर्चा होती है उसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्पीकर या फिर चेयरमैन द्वारा कोई कमेटी गठित करी गई है और उसमें अटॉर्नी जनरल का नाम रखा गया है कि वह उसके मेंबर होंगे, तो वह उसके मेंबर भी बन सकते हैं। लेकिन एक शर्त इसमें ये हो सकती है कि ना ही वो संसद में वोट दे सकते हैं और ना ही वो जो जिस कमेटी के मेंबर बने हैं उसमें वोट दे सकते हैं। दोनों में ही उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब अटॉर्नी जनरल के ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। महान्यायवादी किसके पश्चात प्रयत पद धारण करता है? तो वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्लेजर पे आपके अटॉर्नी जनरल ऑफिस होल्ड करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब आइए आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रियम्बल के ऊपर टॉपिक, प्रस्तावना के ऊपर है। प्रस्तावना आपका बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये आपका यूएस से, अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना अपने संविधान में डाली है। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो प्रस्तावना से स्टार्ट होता है, ऐसा हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है आपसे कि विच वर्ड वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन के बाद आपके प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? क्या वो संप्रभु सावरिन जोड़ा गया था, रिपब्लिक जोड़ा गया था, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, और डी जस्टिस? तो कौन सा जोड़ा गया था? तो इसका सही है आंसर आपका सोशलिस्ट। समाजवाद जो शब्द है वो आपका 42वें संविधान संशोधन के बाद आपके संविधान में जोड़ा गया था। इसके साथ ही साथ इंटीग्रिटी, सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 3 शब्द हैं जो आपके 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रियम्बल में जोड़े गए थे। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हम और हमारे विचारों में एक समानता, भारत के सभी लोग के विचारों में एक समानता देश के प्रति, ये इंटीग्रिटी का मतलब कहलाता है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य के नज़र में भारत में जितने भी धर्म हैं वो सभी एक ही समान होंगे, ये आपका सेकुलर विचारधारा कहती है। सोशलिस्ट, समाजवादी विचारधारा क्या कहती है? समाजवाद का जो हमने कॉन्सेप्ट है वो हमने मार्क्स से लिया है, कार्ल मार्क्स जो कि जर्मनी के थे, उनसे हमने ये विचारधारा भारत में ली है, लेकिन भारत में इसे हमने अपने तरीके से अपनाया है। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उसमें ये कहते थे कि जनता के पास सारे जितने भी संसाधन हैं उसकी शक्ति होगी, लेकिन जो हमने भारत में अपनाया है उसमें हमने ये बताया है कि राज्य के पास जितने भी संसाधन होते उनकी शक्ति राज्य के पास होगी और राज्य कोशिश करेगा कि उनका समान वितरण वह अपनी जनता में कर दे। ठीक है, ये सोशलिस्ट विचारधारा जो हमने 42वें संविधान संशोधन के बाद आपके प्रियम्बल में जोड़ी थी। तो अगला हमारा टॉपिक है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में है। इलेक्शन कमीशन आपका एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अंडर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि एक संवैधानिक पद है, आपको याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो आपके अपॉइंट करे जाते हैं ये 6 साल के लिए अपॉइंट करे जाते हैं और इनका अपॉइंटमेंट आपका प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन इनको जो निकालने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट के जज से प्रक्रिया से निकाले जा सकते हैं, उसी प्रक्रिया से आपके इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है। मतलब कि इनका महाभियोग आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 47, 49, 50 या 52? तो इसमें आपको याद रखना है 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, 1950 में।
इस समय हमारे चुनाव आयुक्त कौन हैं और वो कौन से नंबर के हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। ये बहुत न्यूज़ में है इस समय, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि कौन से नंबर के हैं, ठीक है। उनका नाम है ज्ञानेश कुमार, लेकिन वो कौन से नंबर के हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में था। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट रूल, मतलब कि राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन का जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 356 अनुच्छेद 356 में आपके राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करी गई है। पूछा है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल। तो इसका सही आंसर है 2 साल। राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम आपका 2 साल तक रह सकता है। पहली शुरुआती मंजूरी 6 महीने की दी जाती है, उसके बाद उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 साल के बाद उसको 2 साल के लिए मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन आ गई है तब उसको 3 साल करा जा सकता है। मेनली वह 2 साल के लिए रखा जाता है। अगर 3 साल के लिए के बाद होता है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको 2 साल टिक करके आना है। ये था आपके राष्ट्रपति शासन के बारे में, जिसका जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 356 में गिवन है। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जजेस की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो किसके द्वारा निर्धारित करी जाती है, संविधान के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वह निर्धारित करी जाती है आपके बी पार्लियामेंट, मतलब कि संसद के द्वारा। संसद के द्वारा आपके जज, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ होगी, ये डिसाइड करा जाता है आपके संसद के द्वारा। इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके 34 जज हैं। जब आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था उस समय आपके 8 जज थे। आज प्रेजेंट टाइम में 2019 के बाद अब तक 34 जज ही हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम, ये आपको याद रखना है। और ये तय करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। संघ की राजभाषा के बारे में गिवन है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज मेंशन्ड इन, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। क्या वो 343 में दी गई है, 348 में गिवन है, 351 में गिवन है या 356 में गिवन है। तो इसमें आपको याद रखना है कि संघ की जो राजभाषा है उसके बारे में जिक्र है आपका आर्टिकल नंबर 343 में, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। 348 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 348 कहता है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स, मतलब कि आपके जितने भी भारत में जो कोर्ट होंगे उसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल करा जाएगा, ऐसा इसका जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 348 में गिवन है। 351 क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, मतलब कि हिंदी के विकास के बारे में अनुच्छेद नंबर 351 में दिया गया है। हिंदी भाषा के विकास के बारे में अनुच्छेद 351 में गिवन है, ये आपको याद रखना है। 356 आपका राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल नंबर 343, ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज के बारे में। पूछा गया है पंचायती राज गॉट इट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा मिला था, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, 73वें संविधान संशोधन या फिर 42वें संविधान संशोधन। मैक्सिमम लोग इसमें आपके टिक करके आएंगे अशोक मेहता कमेटी, जो कि आपका गलत है। आंसर इसका है 73वां संविधान संशोधन। अशोक मेहता कमेटी ने सिर्फ सिफारिश करी थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के बाद ही आपकी पंचायती राज जो है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त मिला था, ठीक है। आपकी पंचायती राज आपको पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पंचायती राज का जिक्र है, ये आपको याद रखना है, भाग 9 में गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची जो है आपकी, 11वीं अनुसूची आपके पंचायती राज से रिलेट करती है, ठीक है, पंचायती राज से रिलेट करती है 11वीं अनुसूची।
बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहली कमेटी थी जिसने आपके पंचायती राज के बारे में बात करी गई थी। पहली बार वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश करी थी कि संवैधानिक दर्जा इसे दिया जाए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आपको मेन यह रखना है पंचायती राज में कि जो जो कमेटी गठित हुई उनका साल क्रमशः पूछ लेते हैं और कौन कौन सी कमेटी ने कौन कौन सी सिफारिशें दी। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको एक और जो वीडियो लाऊंगा उसमें पंचायती राज के हम 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे ताकि वो टॉपिक आपका आसानी से कवर हो जाए पूरी तरीके से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? वो था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। ये आपके 25 क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपको कराने की कोशिश करी। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपके मैक्सिमम कई टॉपिक इसमें आपके कवर हुए होंगे। बाकी अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।